जय हिंद दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं आज की अपनी हिस्ट्री की क्लास। तो हमने प्रीवियस क्लास में कहाँ पे टॉपिक को कवर छोड़ा था, तो हमने आपको बताया था चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये कहाँ गए थे, ये गए थे कर्नाटका में श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण को त्याग दिया था। यहाँ तक हमने टॉपिक को कवर किया था आप लोगों से के साथ। अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, एक बार फटाफट क्विक रिवीजन लेते हैं। तो हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, हसीन मसूक शाह, वो ट्रिक थी आपकी। इसके द्वारा फटाफट क्विक रिवीजन करते हैं। हसीन, क्योंकि वैसे काफ़ी लंबा हो जाता है किसी भी चीज़ को याद करना। हसीन मसूक शाह, तो हमने हर्यक वंश के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली, शुंग वंश की जानकारी प्राप्त कर ली, नंद वंश की जानकारी प्राप्त कर ली, और मौर्य वंश में हमने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अब गद्दी पर कौन बैठेगा, तो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, आधा सार मतलब बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य वंश पे कौन बैठेगा, तो बिंदुसार बैठेगा। तो फटाफट एक काम करते हैं, क्विक रिवीजन लेते हैं। तो हर्यक वंश के संस्थापक थे आपके बिंबिसार, हर्यक वंश के संस्थापक थे आपके बिंबिसार। बिंबिसार के बाद कुर्सी पे कौन था, अजातशत्रु। अजातशत्रु के बाद कुर्सी पे कौन बैठा, उदयन बैठा। उदयन के बाद कुर्सी पे कौन बैठा था, नाग दशक बैठा था। नाग दशक के बाद कौन गद्दी में बैठा, शिशुनाग बैठा। शिशुनाग के बाद कौन बैठा, कालाशोक। कालाशोक के बाद कौन बैठा, नंदीवर्मन। नंदीवर्मन के बाद बैठा महापद्मनंद। और महापद्मनंद ने क्या किया था, राजपूतों का नाश कर दिया था, जिसके कारण इसने सर्वछत्राधिपति की उपाधि उपलब्ध की थी। साथ के साथ कलिंग के साथ युद्ध किया था। एक राज की उपाधि किसने उपलब्ध की थी, तो उन्होंने उपलब्ध की थी महापद्मनंद। फिर महापद्मनंद के बाद क्या होता है, महापद्मनंद के बाद इसका बेटा घननंद मगध पे शासन करता है। और घननंद के टाइम ही क्या हुआ था, अलेक्जेंडर भारत पे, क्या अलेक्जेंडर मतलब सिकंदर भारत पे हमला करने के लिए आया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया था, वो वापस चला गया था। उसके पीछे रीजन क्या था, उसके पीछे रीजन ये था कि आपके चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने अंधविश्वास फैला दिया था, जिसके कारण क्या हुआ था, ये लोग व्यास नदी को पार न करके वापस चले गए थे। और सिकंदर क्या हुआ था, इराक में बेबीलोन के पास जाके सिकंदर और इनके घोड़ा जो बुके फराल था, दोनों की मृत्यु हो गई थी। ये चर्चा हमने अब तक आप लोग से की है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, फटाफट क्या करते हैं कि अब हमने कल आप लोगों से बताया था, मौर्य वंश के बारे में जानकारी आप लोगों को दी थी। तो मौर्य वंश का भी फटाफट क्विक रिवीजन लेते हैं। तो मौर्य वंश में आपको बताया था, मौर्य वंश के जो संस्थापक थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य हैं। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, आपके चंद्रगुप्त मौर्य हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य आपके जैन धर्म को मानते थे। और एक चीज़ और थी इनके बारे में कि यूनान में इनको, जो यूनान था, यूनान में लोग इनको चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से नहीं जानते थे। यूनान में इनको लोग जानते थे सेंट्रिकोटस के नाम से। वो कैसे, जस्टिन व्यक्ति था, जस्टिन नाम का जो एक व्यक्ति था, उसने अपनी पुस्तक में लिखा था कि भारत में जो शासन करता है वो जैन धर्म का है। और क्या मतलब सारी जानकारी अपनी पुस्तक में किसके बारे में लिखा था, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखी, लेकिन उनका नाम नहीं लिखा था, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं लिखा था, इसने लिखा था सेंट्रिकोटस लिखा था। तो क्या हुआ कि जब भारत के लोगों को पता चला कि यूनान में ऐसी चर्चा है, तो भारत के लोग बोले ऐसा कोई सेंट्रिकोटस नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य शासन करते हैं। तब क्या हुआ, दूसरा व्यक्ति आया विलियम जोन्स ने उस चीज़ को क्लेरिफाई किया, उस चीज़ को साफ किया और लोगों को बताया कि जो सेंट्रिकोटस जो यूनान में जिसको हम जानते हैं भारत में, और जो भारत में जो शासन करता है, बताया कि सेंट्रिकोटस और चंद्रगुप्त मौर्य एक ही व्यक्ति हैं, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य को यूनान में सेंट्रिकोटस के नाम से जाना जाता है और भारत में चंद्रगुप्त मौर्य तो ऑलरेडी है ही है। तो इस चीज़ को क्लेरिफाई या जस्टिफाई या स्पष्ट किसने किया, तो विलियम जोन्स ने किया। तो ये चर्चा अब तक की मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बताई थी। अब आते हैं आपके चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में फटाफट जान लेते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे, या जो चंद्रगुप्त मौर्य के वो जो क्या थे, चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो चाणक्य थे। और चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों ही सफल रहे थे किसको, सिकंदर को भगाने में। सिकंदर अंधविश्वास फैला दिया था और सिकंदर को भगा दिया था। इन्हीं के टाइम एक और बात हुई थी क्या, कि जो इनके टाइम क्या होता है, सेल्यूकस निकेटर क्या था, थल सेना का प्रमुख था, किसकी, सिकंदर की थल सेना का प्रमुख था। ये वापस युद्ध नीति से आया था। तो ये क्या हुआ था, अब जब ये वापस आया था, कौन, सेल्यूकस निकेटर वापस आया था भारत में युद्ध करने के लिए। तो उस समय क्या था, नंद वंश था। पहले जब पहली बार सिकंदर के साथ आया था तो उस वक्त नंद वंश था, लेकिन जब ये बेचारा दोबारा घूम के आया तो क्या इसको वहाँ पे नंद वंश ना मिलकर क्या मिला था, मौर्य वंश मिला। और मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य थे आपके, ठीक है। तो अब ये युद्ध करने के लिए जब आया था यहाँ पे, तो युद्ध तो जीत नहीं पाया था, युद्ध नहीं जीत पाया था, जिसके कारण इसने क्या किया था, अपनी बेटी हेलन को आगे कर दिया था। और चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किसके साथ हो गया था, इसकी बेटी हेलन के साथ हो गया था। और फिर क्या हुआ था,
अपनी बेटी की देख रेख के लिए इसने क्या किया था, ईरान से क्या किया था, मेगास्थनीज को भेजा था। कहाँ भेजा था, भारत में भेजा था, ताकि इसकी बेटी की देख रेख कर सके और जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब इंफॉर्मेशन इसकी बेटी की वो सेल्यूकस निकेटर को देता रहे, सेल्यूकस निकेटर को देता रहे। तो मेगास्थनीज था, मेगास्थनीज भारत में रहते रहते क्या हुआ, जब ये भारत में रहते रहते इसने एक पुस्तक लिख डाली, भारत के बारे में इसको जानकारी प्राप्त हो गई, तो इसने एक पुस्तक लिख डाली। उस पुस्तक का नाम था, क्या नाम था, इंडिका था, इंडिका नाम था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की विस्तृत रूप से जानकारी किस पुस्तक में है, तो किस में है, वो आपकी इंडिका में। इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है आपके मेगास्थनीज, मेगास्थनीज। और इसमें कितने भाग या कितने लेसन है, तो इसमें 15 भाग या 15 अधिकरण है। और इसमें किस चीज, और एक चीज और जानकारी इन्होंने दी थी, हाँ इन्होंने एक जानकारी और दी थी, इन्होंने बताती जो भारत के लोग हैं इन लोगों को लिखने में इंटरेस्ट नहीं है, इन लोगों को सिर्फ पढ़ने में इंटरेस्ट है, इन लोगों को पढ़ने में इंटरेस्ट। और साथ के साथ एक बात और इनकी पुस्तक में लिखी थी कि राजा जो है, राजा के 7 सप्ताह के बारे में जानकारी प्राप्त की गई थी, जानकारी दी गई थी इनकी पुस्तक में। ये सारी चर्चा मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में कर रखी, आप जाके वहाँ से देखिएगा। हालांकि अब आप लोगों से क्वेश्चन मैं पूछता हूँ फटाफट, कहाँ गया मेरा मार्कर। हालांकि जब ये आपका क्या था, घनानंद जब चल रहा था, घनानंद के टाइम मतलब ये चंद्रगुप्त मौर्य और ये नंद वंश के बीच में कौन सा एक शासक था जो हमला करने के लिए आया था, तो कौन था वो शासक था, मैं ये बता दूंगा फटाफट तुमसे। ये आपका भारत है, मुझसे मैप अच्छा नहीं बनता दोस्तों, एक्चुअली मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी का टीचर नहीं। ये आपका मगध था, और क्या हुआ था, यहाँ पे कौन था, नंदवंश था, यहाँ पे आपका नंदवंश था, और नंदवंश के बाद आया आपका मौर्य वंश, मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन इस समय क्या हुआ था, मतलब सिकंदर यहाँ पे हमला करने आया था। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए नंद वंश के टाइम हमला कौन करने आया था, तो नंद वंश के टाइम हमला विदेशी आक्रमणकारी कौन था, तो नंद वंश के टाइम विदेशी आक्रमणकारी कौन था, तो वो आपका था सिकंदर था। लेकिन अगर अब आपसे पूछ लिया जाए नंद वंश और मौर्य वंश के बीच में प्रथम सबसे पहला विदेशी आक्रमणकारी कौन था, तो सबसे प्रथम विदेशी आक्रमणकारी डेरियस प्रथम था, डेरियस प्रथम था। और ये क्या था, ये यूनान का शासक था, साथ के साथ ये हकमनी वंश का था। तो देखो अब आप लोग क्वेश्चन याद रखना कि नंद वंश के टाइम घनानंद के टाइम हमला कौन करने आया था, सिकंदर आया था। लेकिन सिकंदर से पहले भी एक हमला हुआ था, वो किसने किया था, डेरियस प्रथम ने किया था। लेकिन डेरियस प्रथम के ने जो हमला किया था उसका क्या है, ये एक्चुअली वो था उस टाइम भी वो छोटा था, और उसका जो शासन था बहुत छोटा था, जिसके कारण वो हमला करने आया था और भारत वालों ने इसको मार मोड़ के भगा दिया था। इसी कारण इतिहास में जो डेरियस प्रथम की जानकारी इतनी डिटेल में नहीं दी है, लेकिन मैंने फिर भी आपको इसलिए बताया कि इन केस अगर आप उनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए सिकंदर से पहले भी कौन विदेशी आक्रमणकारी भारत पे हमला किया था, तो वो कौन था, वो आपके थे डेरियस प्रथम, जिनको हम दाए बाहु भी कहते हैं, और ये हकमनी वंश के थे, हकमनी वंश के लिए। तो आप लोग याद रखना, अगर कभी सीक्वेंस भी पूछा जाए तो पहला आपका डेरियस प्रथम, दूसरा आपका सिकंदर था। तो आई होप ये बात आप लोगों को अब क्लियर हो गई। फिर चंद्रगुप्त मौर्य क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, जैन धर्म को अपनाया था, साथ के साथ ही कहाँ चले गए थे, कर्नाटका चले गए थे, और कर्नाटका में जाके इन्होंने क्या श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि के द्वारा इन्होंने अपने प्राण को त्याग दिए थे। तो दोस्तों अब तक मेरा डिस्कशन आप लोगों को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इनको क्या था, इनको अभिलेख लिखने की जानकारी भी प्राप्त हुई थी। जो चंद्रगुप्त मौर्य को अभिलेख लिखने की जो जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई थी, डेरियस प्रथम से ही प्राप्त हुई थी, क्योंकि डेरियस प्रथम की जो अभिलेख था समथिंग नाम नहीं याद आ रहा, जो इनका पहला अभिलेख मिला था दिगज बोई या गज बोई ऐसा कुछ नाम था, वहाँ से डेरियस इनका मिला था। तो अशोक ने इनसे प्रेरणा मिली थी, अशोक की किससे प्रेरणा मिली थी, डेरियस प्रथम से प्रेरणा मिली थी अभिलेख लिखाने की। तो अभिलेख मतलब क्या होता है, पत्थर पे जो खोद के लिखा जाता है उसको बोलते हैं अभिलेख। ठीक है, अब हम आगे फटाफट चर्चा करते हैं सारी। तो यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे आपकी जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी समाप्त हो चुकी थी। फिर चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा था, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन था, बिंदुसार था। बिंदुसार मतलब आधा साल, याद रखना। बिंदुसार के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद गद्दी पे कौन बैठा था, तो उनका बेटा बिंदुसार बैठा था। बिंदुसार गद्दी पे बैठा था, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार गद्दी पे बैठा था। और वो किस धर्म को मानता था, तो वो मानता था
हालांकि आपके जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो तो जैन धर्म को मानते थे, लेकिन जो आपके बिंदुसार था वो किस धर्म को मानता था, तो वो आजीवक संप्रदाय को मानता था। आजीवक संप्रदाय को मानता था। ये किस धर्म को मानता था? आजीवक संप्रदाय को मानता था। आजीवक संप्रदाय को। और मैंने आपको ये बता भी रखा, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है, तो मोगलीपुत्तिस गोशाल है। मोगलीपुत्तिस गोशाल है। तो बिंदुसार किस धर्म को मानता था? आजीवक संप्रदाय को मानता था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मोगलीपुत्तिस गोशाल है। इसी बीच क्या हुआ, ये जगह यूनान थी। यूनान से कौन कौन आया था, तो मैंने आपको बताया था यूनान से आपका कौन आया था, सिकंदर भी आया था और आपका डेरियस भी आया था हमला करने के लिए। इन सब की चर्चा की थी ये सारी हमने आपसे। सेल्यूकस निकेटर भी यहीं से आया था हमला करने के लिए। तो क्या हुआ, यूनान के ही राजा थे, यूनान के राजा सीरिया नरेस। यूनान के राजा सीरिया नरेस ने क्या किया, यूनान के राजा, यहाँ से यूनान के राजा सीरिया नरेस थे ने सीरिया नरेस, उनका नाम क्या था, एंटियोकस। ये यूनान से आए थे। यूनान के राजा सीरिया नरेस एंटियोकस ने क्या किया, भारत में एक अपना राजदूत भेजा था। वो उसका नाम था डायमेकस क्या था, भारत में आया था। डायमेकस क्या हुआ, डायमेकस भारत में आएगा। इसी बीच आपको याद होगा कि एक चीज़ याद होना चाहिए, जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम भी एक विदेशी राजदूत आया था। वो विदेशी राजदूत कौन था, तो वो विदेशी राजदूत कौन था, मेगास्थनीज था। और किसके टाइम आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम। और बिंदुसार के समय कौन सा विदेशी राजदूत आया था, तो डायमेकस आया। ये चीज़ आप लोग याद रखना, ठीक है। तो सीरिया नरेस ने क्या किया, सीरिया नरेस कौन थे, यूनान के सीरिया नरेस कौन थे, वो थे आपके एंटीयोकस। एडी के नाम से याद रखना, एडी आप लोगों को याद रखना, ए और डी। इन्होंने एक अपना राजदूत भेजा था, उसका नाम था डायमेकस को कहाँ भेजा था, भारत में भेजा था, ठीक है। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा फटाफट, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था, बिंदुसार था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था, तो आप लोग बोलोगे बिंदुसार था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था, बिंदुसार था। और डायमेकस किसके दरबार में आया था, तो डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। और मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, मेगास्थनीज आया था आपका किसके आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो वो इंडिका लिखी थी। और भारत की विस्तृत रूप से जानकारी किस पुस्तक के अंदर पाई जाती है, तो वो आपकी इंडिका के अंदर आई थी। तो आप कहानी सुनिए फटाफट आप लोग। जब ये आपका डायमेकस जब बिंदुसार के दरबार में आया, तो बिंदुसार ने उसको रोका, बोला आप कहाँ से आया, तो इसने बताया कि हम कहाँ से, मिस्र के राजा जो आपके हैं एंटीओकस ने, इन्होंने हमको भारत में भेजा है। तो उन्होंने बोला अच्छा वहाँ से भेजा है। तो अक्सर क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति, जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति जब किसी भी जगह से दूसरी जगह को जाता है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति लखनऊ का अगर दिल्ली जाता है, तो या उसका कोई दोस्त होता है तो उससे पूछ लेता है, अरे भाई लखनऊ का फेमस क्या है, तो हम बोल देते हैं वहाँ की फेमस रबड़ी है। या फिर जब कोई पूछता है, आगरा का व्यक्ति कहीं जाता है तो उससे पूछ लिया था आगरा का फेमस है, तो आदमी बताएगा वहाँ का ताजमहल फेमस है, वहाँ के पेठा फेमस है। इसी तरह क्या था, ये आपका डायमेकस था, जब यहाँ यूनान से गया था, तो बिंदुसार ने पूछा अरे ये तो बताओ तुम्हारे वहाँ का क्या फेमस है। तो ये बोला कि साहब हमारे वहाँ जो फेमस है वो क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो अंजीर फेमस है, मीठी शराब फेमस है और दार्शनिक फेमस है। मीठी शराब, अंजीर और दार्शनिक फेमस है। हालांकि दार्शनिक क्या होते हैं, दार्शनिक वो व्यक्ति होते हैं जिनको दर्शन शास्त्र का बहुत ही अच्छा नॉलेज होता है, उनको बोला जाता है दार्शनिक, ठीक है। तो जो आपका ये था बिंदुसार था, बिंदुसार ने क्या कहा, बिंदुसार ने फरमान दिया डायमेकस को, कहा तुम एक काम करो, अपने राजा के पास संदेश भेजाओ, सीरिया नरेस के पास संदेश भेजाओ, किसके पास, एंटीयोकस के पास। उनसे बोलो कि हमको ये तीनों चीज़ चाहिए, तो भाई इसने क्या किया, इसने पत्र लिखा होगा, जो भी लिखा होगा, जिसके द्वारा पहले काम चलता होगा। आज के टाइम तो भैया व्हाट्सअप फेसबुक चलता है, तब के जब कबूतर जा जो भी चलते होंगे, तो उसके द्वारा इसने पत्र भेजा। अब वो पत्र कहाँ पहुँचा, एंटीयोकस के पास पहुँचा। तो एंटीयोकस ने क्या जवाब दिया, पलट के बिंदुसार को एक पत्र के रूप में लिख के दिया। इसने क्या किया, इन्होंने जो एंटीयोकस था, एंटीयोकस ने अपने साथ क्या क्या भिजवा दिया, इन्होंने भिजवा दिया अंजीर भिजवा दी, मीठी शराब भिजवा दी और एक पत्र भेज दिया। और उस पत्र में लिखा था, महाराज कि हम दार्शनिक आपको नहीं दे सकते, दार्शनिक हम आपको नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि दार्शनिक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। हम
जैसे कि मान लो क्या होता है, जो व्यक्ति भारत में पढ़ता है और वो जाके विदेश में काम करने लग जाता है। आपने अक्सर देखा होगा जितने भी डॉक्टर या इंजीनियर हैं वो भारत में काम ना करके विदेश में चले जाते हैं, विदेश का पैसा कमाने चले जाते हैं, उनको भारत जचता ही नहीं। लेकिन उस टाइम देखो, बहुत पुरानी बात है, यूनान के राजा एंटीयोकस ने क्या किया, अपने दार्शनिक को भारत में नहीं भेजा, भारत में नहीं भेजा। इसके पीछे रीजन और लॉजिक समझिए आप लोग क्या। वो चाहते थे जो हमारी जो टेक्नोलॉजी है या हमारे जो दर्शन शास्त्र है वो हमारे ही देश तक रहे, हमारे देश के अंदर है, जो हमारी जो टेक्नोलॉजी वगैरह है हम किसी अन्य देश को नहीं देंगे। ये चीज़ है, इसी कारण इन्होंने मना कर दिया। लेकिन हमारे देश के लोग कैसे हैं कि यहीं पढ़ेंगे यहीं लिखेंगे लेकिन जाएंगे काम करेंगे विदेश में। ये नहीं, अभी क्या हो, अगर गवर्नमेंट बैंड कर दे, गवर्नमेंट कह दे कि इंडिया के लोग यहीं पढ़ेंगे और यहीं काम करेंगे, तो विदेश की कंपनियां ठप हो जाएंगी। लेकिन नहीं, यहाँ के लोगों की आदत है, क्योंकि ज़्यादा पैसा कमाना है, डॉलर में कमाना है, रुपए की वैल्यू थोड़ी कम है, तो इसलिए वहाँ चले जाते हैं भाग के। सारा काम यही करेंगे लेकिन पैसा कमाने, नौकरी करने कहाँ जाएंगे, नौकरी मतलब नौकर बन के जाएंगे विदेश में, लेकिन पैसा सारा कमा के अयासी यहाँ दिखाएंगे कि हम क्या हैं, हम बहुत बड़े हैं। खैर छोड़ो, सब बात नहीं करनी चाहिए यहाँ पे। तो यही कहानी थी। तो डायमेकस क्या था, एंटीयोकस ने जवाब दिया बिंदुसार को कि हम भैया आपको दार्शनिक नहीं दे सकते, बाकी सब चीज़ आपको दे सकते हैं। इसी बीच क्या हुआ, इसी बीच मिस्र एक जगह है जिसको इजिप्ट के नाम से हम लोग जानते हैं, वहाँ का भी। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद मिस्र के राजा थे फिलाडेल्फस। फिलाडेल्फस ने भी अपना एक राजदूत भेजा था भारत में, जिसका नाम था डायनोसियस। डायनासोर से आप लोग याद रखना, डायनोसियस। तो फिलाडेल्फस ने किसको अपना दूत भेजा था, फिलाडेल्फस के जो राजा थे, जो मिस्र के राजा थे फिलाडेल्फस ने एक दूत अपना भारत में भेजा था। उस दूत का नाम था डायनोसियस, जिसको याद करना है तो डायनासोर के रूप में याद रखना, तो यूनान के जो मिस्र के जो राजा थे, जो मिस्र के राजा थे, वो आपके कौन से थे, फटाफट बताइए आप लोग। जो यूनान के मिस्र के जो राजा थे वो कौन थे आपके, तो एंटीयोकस थे। और एंटीयोकस ने किसको बोला था, एंटीयोकस ने किसको दूत बना के भेजा था, तो एंटीयोकस ने जो आपका दूत बना के भेजा था वो डायमेकस को भेजा था। ये चीज़ याद रखना। यूनान में मिस्र के राजा कौन थे, यूनान के मिस्र के राजा जो आपके थे एंटीयोकस, और एंटीयोकस ने अपना दूत भारत में भेजा था डायमेकस को। उसके बाद मिस्र के राजा फिलाडेल्फस थे मिस्र को, जिसको इंग्लिश में इजिप्ट बोलते हैं। इन्होंने भी अपना एक दूत भेजा था भारत में, वो कौन था, डायनोसियस। हालांकि इनके बारे में इतनी कोई डिटेल में चर्चा है नहीं, तो इनको हम इतना इंपॉर्टेंस नहीं लगते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं फटाफट, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, ये आपका भारत है, देखिए फटाफट मैप बना देता हूँ। इसके बाद एक विद्रोह हो गया था कश्मीर में, ये आपका मगध था। मगध में किसका शासन चल रहा था, कौन बैठा था, तो बिंदुसार बैठा था। यहाँ पे मगध की जगह बिंदुसार लिख देता है, बिंदुसार। मगध पे किसका शासन चल रहा था, और बिंदुसार। और कौन सा शासन चल रहा था, मौर्यवंशी चल रहा था। इसी बीच क्या हुआ, ये कश्मीर में क्या हुआ, कश्मीर में विद्रोह हो गया। कश्मीर के लोग बोले कि हम मगध के साथ नहीं रह सकते, हमको आज़ादी चाहिए, हम आप लोगों से इन लोगों के साथ नहीं रह सकते, अलग रहना चाहते हैं। और इन लोगों ने क्या किया, ईटा पत्थर मगध पे मारना चालू कर दिया, लड़ाई करने पे उतावले हो गए थे। इसी बीच क्या हुआ, जो बिंदुसार का बेटा था, बिंदुसार का बेटा कौन था, सुसीम से कहा, एक काम करो, तुम जाओ फटाफट कश्मीर जाओ और कश्मीर के विद्रोह को दबाओ। तो सुसीम ने क्या किया, सुसीम अपनी सेना वेना लेके, या खुद जो भी था ये अपनी सेना वेना लेके कहा गया, कश्मीर में गया। और कश्मीर में जो उत्पाद या उपद्रव मचा हुआ था उसको शांत कराने के गया था। लेकिन कश्मीर के लोग इतने उतावले थे, उन्होंने क्या किया, इसको इतना मारा, इतना तोड़ा और लूला लंगड़ा बना के क्या किया, भेज दिया मगध में। बोला हम तुम्हारी बातों को नहीं मानते, तुम किस काबिल, तुमको तुम्हारे पिता ने क्यों भेज दिया, हम नहीं मानते, हमको क्या, हमको कश्मीर, हमको आज़ादी चाहिए, अलग चाहिए, हम अलग रहेंगे, हम मगध के साथ नहीं रहेंगे, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम अलग ही रहेंगे। तो कश्मीर वालों ने सुसीम को इतना मारा, इतना पीटा। हालांकि जो सुसीम था वो बड़ा बेटा था, किसका, बिंदुसार का बड़ा बेटा था। इसको इतना मारा थोड़ा और वापस भेज दिया। जब बिंदुसार के वापस आए तो देखा, पूछा क्या हुआ, बोला वो लोग इतना मारा, इतना, वो बिल्कुल उतावले बैठे हैं, उनको क्या, उनको अलग ही होना है। तभी उनके मन में बात आई, उनका जो छोटा बेटा था अशोक, इनका छोटा बेटा अशोक था, वो कहाँ था, दक्षिण भारत में रहता था अशोक। और कहाँ पे राज करता था, तो वो राज करता था अवंती। अवंती कहाँ है, एमपी में, मध्य प्रदेश में पड़ता है। हालांकि इसकी भी हमने आप लोगों से चर्चा की थी। अब क्या बताया था आप लोगों को, जो आपका बिंदुसार था, बिंदुसार ने क्या किया था, एक अपना जीवक राजवेद भेज के अवंती के जो राजा थे चंद्रप्रतोद,
उनकी सेवक में राजवेद को भेजा था ताकि जो चंद पदों थे वो ठीक हो जाए। इसी के कारण क्या होता है, बिंबिसार के बिंबिसार के टाइम मगध बहुत छोटा था और ये यहाँ से यहाँ तक इसका राज्य का साम्राज्य फैल गया था। इसी कारण तो अवंती का अभी का नाम एमपी है, पहले अवंती हो गया था। तो दक्षिण में अवंती था, अवंती में कौन शासन करता था, अशोक शासन करता था। तो ये इन्फॉर्मेशन क्या हुई, बिंदुसार थे, बिंदुसार ने अपने छोटे बेटे से कहा अशोक से तुम एक काम करो, ये काम सुसीम से तो हो नहीं सका, तो अब तुम्हारी परीक्षा लेते हैं, देखिए तुम कितने योग्य है, तुम कश्मीर के विद्रोह को दबा पाओगे या नहीं दबा पाओगे। तो इसने क्या किया, ये भैया बहुत भयंकर है, इसने क्या किया, अपनी पूरी हाथी घोड़ा जो भी था दुनियादारी इसके पास सेना लेके पहुंच गया भटाक से कश्मीर पहुंचा और देखा उत्पाद को, और सब चाकू भाला लेके जितना था सबको खल्लास मतलब खत्म कर दिया, कश्मीर को विद्रोह को दबा दिया। सुसीम नहीं दबा पाया था लेकिन अशोक ने इनके विद्रोह को दबा दिया। और यहीं पे जाके एक जगह थी और जगह की स्थापना करी, वो था श्रीनगर। श्रीनगर की स्थापना किसने करी है, अशोक ने करी है। श्रीनगर की स्थापना किसने की है, अशोक ने की है। याद रखना, श्रीनगर की स्थापना किसने की है, अशोक ने की है। तो अशोक ने किस शहर की स्थापना की थी, तो अशोक ने श्रीनगर की स्थापना करी थी। और इसकी जानकारी हमको कहाँ से प्राप्त होती है, तो इसकी जानकारी हमको प्राप्त होती है कलहर की पुस्तक है, कलहर की पुस्तक है राजतरंगिणी। इसकी जानकारी हमको राजतरंगिणी पुस्तक से प्राप्त होती है। और इसके राइटर का नाम क्या था, तो इसके राइटर का नाम था कलहर, इसके राइटर का नाम था कलहर या लेखक का नाम था कलहर। अब इसको हम रफ करते हैं, फटाफट एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब तक जितना पढ़ा फटाफट क्विक रिवीजन लेते हैं ताकि आप रिवाइज होता रहता है तो जल्दी याद होता रहता है दोस्तों, ठीक है। तो अब तक जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन लेक्चर लेके आता हूं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से चीज़ों को याद करा पाऊँ। हालांकि चाहूँ तो मैं किताब की तरह आपको भी रटा दूँ, किताब की तरह लाइन बाई छाप दूँ, वो मज़ा नहीं आएगा आप लोगों को। मज़ा तभी आता है जब किसी चीज़ को आपको क्रिएटिव या कहानी वे में समझाया जाता है तो अच्छी तरह से याद होती है। आप मेरे लेक्चर को एक बार नहीं समझते तो दूसरी बार रिपीट करके देखिए, पक्का वो कहानी आपके दिमाग में फिट हो जाएगी, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ उनसे। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, तो आपके मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, और किस धर्म को मानते थे, ये जैन धर्म को मानते थे, और इनकी मृत्यु हो गई थी कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि के द्वारा। फिर इनका बेटा आया था बिंदुसार गद्दी बैठा, और ये किस संप्रदाय को मानता था या किस धर्म को मानता था, तो यह आजीवक संप्रदाय को मानता था। और इसके आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो मोगलीपुत्तिस गोशाल थे। उसके बाद इसी के टाइम बिंदुसार के टाइम दो राजदूत आए थे, एक तो सीरिया से आया था, एक मिस्र से आया था। तो सीरिया से कौन आया था, राजदूत आया था डायमेकस आया था, और मिस्र से डायनीसियस आया था, जिसको हमने बताया था डायनासोर के नाम से याद रखना, डायनीसियस को डायनासोर के नाम से याद रखना। और सीरिया से कौन आया था, डायमेकस आया था। इसी के टाइम क्या हुआ था, कश्मीर में बिंदुसार के समय कश्मीर में विद्रोह हो गया था, तो इन्होंने अपने बड़े बेटे सुसीम को भेजा था विद्रोह को दबाने के लिए, लेकिन इनका बेटा असफल रहा था कश्मीर को विद्रोह को दबाने के लिए। फिर इन्होंने अपने छोटे बेटे अशोक को भेजा था कि कश्मीर के विद्रोह को दबाने के लिए। तो ये जाके इसने क्या किया था, अशोक ने कश्मीर को विद्रोह को दबा दिया था, और साथ के साथ एक शहर की स्थापना करी थी, श्रीनगर नाम के शहर की स्थापना करी थी, किसने, अशोक ने। तो फटाफट एक बार मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग फटक सही। अब हम चर्चा करते हैं अशोक के बारे में, जानते हैं। तो जो आपके मौर्य वंश के जो अगले मतलब बिंदुसार के बाद गद्दी पे कौन बैठा था, तो बिंदुसार के बाद गद्दी पे कौन बैठा, तो अशोक बैठा था। सुसीम नहीं बैठा था क्योंकि सुसीम उसके लायक योग्य नहीं था, इसलिए इनके पिता बिंदुसार ने इनको बैठाला नहीं था, तो अशोक को बैठा दिया था, ठीक है। तो अशोक क्या था, अशोक बहुत ही मतलब ऐसा शक्तिशाली शासक था कि जिस पे हाथ डालता था जीत जाता था। रीजन क्या था, इनके पिता को इसको गद्दी पे बैठा लेंगे क्योंकि सुसीम को उन्होंने कश्मीर भेजा था, कश्मीर के विद्रोह को सुसीम दबा नहीं पाया था, लेकिन जो अशोक थे, अशोक ने क्या किया था, अशोक ने कश्मीर के विद्रोह को दबा के वहाँ पे एक शहर की स्थापना करके आया था, श्रीनगर। तो देखा कि जो मेरा छोटा बेटा है वो ज़्यादा शक्तिशाली, इसीलिए इन्होंने अगली गद्दी पे किसको बैठाला, अशोक को बैठाला। तो अशोक का जन्म कब हुआ था, 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था, 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। और कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करी थी। 99 भाइयों की हत्या क्यों की थी, ये चाहता था कि अगला राजा मैं ही बैठूँ, गद्दी पे मैं ही बैठूँ, इसीलिए इसी कारण इन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या की। इसकी इन्फॉर्मेशन आपको ग्रंथों में जानकारी मिलती है कुछ कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की। साथ के साथ इन्होंने कई सारी शादियां की थी, जिसमें से इन्होंने 5 पत्नियों से शादी की थी, जिसमें से इनकी जो सबसे प्रिय बीवी थी या पत्नी थी वो थी कारूबाकी। सबसे प्रिय इनकी पत्नी थी कारूबाकी। आप लोग याद रखना, अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे प्रिय पत्नी इनकी कौन थी, तो कारूबाकी थी।
और फिर इन्होंने क्या हुआ था कि फिर ये राज इनका कब इनका राज अभिषेक 269 259 बोलते ना 269, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, मुझे हिंदी नहीं पता। 269 ईसा पूर्व में इन्होंने अपना राज अभिषेक कराया और गद्दी पे ये बैठ गए राजी करने के लिए। तो ये थी कहानी थी अशोक की। तो अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था और इन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या करी थी। ये हमको ग्रंथ से ये जानकारी प्राप्त होती है। साथ के साथ इन्होंने कई शादी की थी, लेकिन 5 शादियों के बारे में हमको जानकारी प्राप्त है। साथ के साथ इनकी जो सबसे प्रिय पत्नी थी वो कारुबाकी थी और इनका राज अभिषेक 269 ईसा पूर्व में इनका राज अभिषेक हुआ था। और राज अभिषेक होने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने गद्दी संभाली और राज्य का विस्तार करना चालू कर दिया। अब क्या हुआ, जो आपके अशोक थे, अशोक गद्दी संभाल लेता है आराम से, राज अभिषेक होने के बाद गद्दी संभालने लगे फर्स्ट क्लास। अब इनके मन में हलचली मची। अभी क्या गए, ये कलिंग पहुंच गए और कलिंग में देखा कि कलिंग पे इनकी नज़र पड़ी कि देखा कि कलिंग में जो हाथी है वो बहुत ही अच्छी तरह के हाथी है, युद्ध नीति के लिए बड़े अच्छे हाथी। साथ के साथ हमको पुराणों में ये भी जानकारी प्राप्त होती है कहीं ना कहीं ये कलिंग में कोई महिला थी जिससे वो जो उनको पसंद आ गई थी उससे वो शादी करना चाहते थे। तो अब उनके मन में एक प्रकार की खुजली टाइप की मचने लगी थी कि अब हमको कलिंग के साथ युद्ध करना है और कलिंग को भी अपने साम्राज्य में मिलाना है, कलिंग को भी अपने साम्राज्य में मिलाना, ताकि हम जो मगध का जो विस्तार है वो हम बहुत बड़ा कर सकें। तो राज अभिषेक के 8 वर्ष के बाद इन्होंने क्या किया कि कलिंग पे युद्ध करने की चर्चा की। लेकिन अभी हम समझते हैं, पहले कहानी समझ लो फटाफट, ठीक है। तो ये जब कलिंग है, कलिंग में हाथी वगैरह को देखा तो एक तो हाथी देख के इनका मन ललचाया कि हम ये अगर हम कलिंग पे विजयी प्राप्त हो गए तो जितने हाथी ये सब मेरे राज्य में मेरे राज्य के अंदर आएंगे। साथ के साथ कोई महिला थी जिससे इनको लगा हो गया था, हालांकि इतना डिटेल में कुछ दिया नहीं, तो ये सिर्फ समझाने के लिए था आप लोगों को, ठीक है। तो मेन जो फोकस था वो हाथी के लिए था। तो इन्होंने क्या किया, तो ये वहाँ कलिंग के जो राजा थे नंदराज से बोला आप एक काम करो, या तो आप हमारे साथ युद्ध करो या फिर हमारी अधीनता को स्वीकार कर लो। तो वहाँ के राजा नंदराज ने इनकी अधीनता को स्वीकार नहीं किया। इसी बीच क्या हुआ, इसी बीच अशोक ने क्या किया, अपने राज अभिषेक के 8 वर्ष बाद क्या किया, कलिंग पे आक्रमण बोल दिया, ठीक है। कलिंग पे आक्रमण बोल दिया 8 वर्ष के बाद कलिंग पे आक्रमण बोल दिया। और इतना बुरा आक्रमण बोला कि भगवान मालिक है वो इतना खतरनाक। अब जब ये आक्रमण करने गए थे वहाँ के कलिंग पे, तो इन्होंने क्या किया, वहाँ के जितने भी पुरुष थे, जितने भी मेल थे, सबको मार डाला। साथ के साथ जो महिलाएं बेचारी घर में काम करती थी उनको भी मार डाला। और उनके छोटे छोटे नवजात शिशु या बच्चे थे जो बेचारे अब तक युद्ध के बारे में जिनको कोई जानकारी नहीं प्राप्त थी, उनको तक क्या किया, अशोक ने मरवा डाला। अब जब ये सब बेचारे मर गए, ये सारे बेचारे जब मर गए, तो इन्होंने जब देखा कि चारों तरफ लाशें बिछी है और छोटे बच्चे भी बेचारे इस युद्ध में मारे गए, तो इनका दिल क्या हुआ, पिघल गया, हृदय परिवर्तन हो गया। तो एक चीज़ समझो फटाफट, अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। इनका राज्य अभिषेक कब हुआ था, 269 ईसा पूर्व में। वही क्या हुआ, 8 वर्ष के बाद इन्होंने क्या किया, तो एक इसमें से 8 वर्ष कम कर लो तो बता 261 BC, मतलब ईसा पूर्व में क्या हुआ, कलिंग की युद्ध हुआ। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। और राज अभिषेक कब हुआ था, तो 269 ईसा पूर्व में इनका राज अभिषेक हुआ था। तो एक साल आप 8 साल खसका लेना, तो आपका 269 ईसा पूर्व क्या हुआ था, इन्होंने कलिंग पे युद्ध बोला था। तो जब इन्होंने देखा कि वहाँ के लोग इतनी बुरी तरह से मारे गए, उनको ये अंदाजा नहीं था कि हमारी जो सेना है जो युद्ध करने जा रही है उसमें छोटे बच्चे भी मारे जाएंगे। हालांकि छोटे बच्चों के भी गर्दन कटवा दी थी। इसी बीच क्या होता, अशोक ने उसी युद्ध भूमि पे अपनी तलवार को छोड़ दिया था। वो सब देख के कि यार नवजात बच्चों से हमारी क्या लड़ाई थी, बेचारे ये क्यों मारे गए, इस कारण उन्होंने अपनी तलवार को छोड़ दिया। और वो सब देख के बेचारे बहुत ही परेशान होने लग गए, अपने आप बहुत चिंतित, अपने आप को बहुत बुरा समझने लग गए। इसी बीच क्या हुआ, इनकी कारोबाकी जो उनकी पत्नी थी इनके पास आई, अरे महाराज खाना खा लो। बोली हट पागल, कहीं कि हम खाना खाएंगे, हमारा अब मन ही मन में बेचारे इतने व्याकुल थे, हम छोटे बच्चों को मार डाले, बताओ युद्ध में। तो इसी बीच वो बेचारे शांत रहने लगे। तो इन्होंने एक चीज़ नोटिस की, इनका जो भतीजा वो निग्रो था, नाम था, क्या नाम था, उनको देखा कि अपने भतीजे को इनका जो भतीजा है वो बहुत ही शांत मिजाज का है, कभी लड़ाई चक्कर में नहीं पड़ता। और आप लोगों को पता है जो बौद्ध धर्म वाले होते हैं कभी भी लड़ाई चक्कर में नहीं पड़ते हैं, शांत मिजाज के लोग होते हैं। तो इन्होंने इससे प्रेरणा ली कि इससे पूछा तुम इतने शांत क्यों रहते हो, कैसे शांत रह लेते हो, किसे, निग्रोथो से। तो निग्रोथो बोला कि हम क्या है, हम बौद्ध धर्म को मानते हैं, तो आप एक काम करो, अगर आपको भी मन की शांति चाहिए तो आप भी बौद्ध धर्म को अपना लो और बौद्ध धर्म की शिक्षा हम आपको दिला देंगे। तो बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली थी इन्होंने,
अशोक ने? तो उपगुप्त ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किसको दी थी? अशोक को दी थी। अशोक को उपगुप्त की शिक्षा दी थी। हालांकि आपने अक्सर देखा होगा कि जो महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति है बहुत ही शांत मुद्रा में होती है। तो बौद्ध लोग जो लोग होते हैं वो बहुत ही कभी भी आप लोगों से कभी भी लड़ाई वड़ाई नहीं करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, अब उनका दिल जो हृदय था वो परिवर्तित हो गया था। बच्चों को देखा और महिलाओं को देखा जिनका कोई कसूर नहीं था, वो बेचारी मारी गई थी इस युद्ध में। इसी कारण क्या हुआ, इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया और शिक्षा किसे ली? उपगुप्त से शिक्षा प्राप्त कर ली। इसके बाद क्या हुआ था, आपके जो अशोक थे, अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और साथ के साथ अशोक भी चाहता था कि बौद्ध धर्म के लोग जानते हो बहुत ही शांत मिजाज के होते हैं। तो इसने भी चाहा कि अब दुनिया में युद्ध ना हो, सब लोग शांत मिजाज से रहे, सब लोग सुखी रहे। तो इसके लिए इस चीज़ की प्रचार करने के लिए इसने क्या किया, इसका प्रचार करने के लिए इसने अपने बेटे और बेटी, इसका बेटा था महादेव, इसका बेटा था महेंद्र, अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्र को कहाँ भेजा? श्रीलंका में भेजा और वहाँ पे बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करी। और यहाँ पे बौद्ध संगीति भी हुई थी श्रीलंका में बौद्ध संगीति हुई थी। और श्रीलंका के जो राजा थे सिंघाली, इन्होंने भी क्या किया, बौद्ध धर्म को अपना लिया। इसके बाद क्या हुआ, तो अब से जो आपका अशोक था, अशोक ने डेरियस प्रथम से अभिप्रेरित होकर इसने क्या किया, शिलालेख को लिखवाना चालू किया। अब फटाफट हम उसकी चर्चा करते हैं आपसे। तो जिन लोगों को मेरा चैनल अच्छा लग रहा है प्लीज़ मेरे चैनल को एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये सब होने के बाद अशोक ने क्या किया, अशोक ने अभिलेख जो लिखना प्रारंभ किया था। लेकिन ये किससे प्रेरित होकर लिखना चालू किया था? तो अशोक ने किससे प्रेरित हुआ था? डेरियस प्रथम से, क्योंकि डेरियस प्रथम विश्व में अभिलेख लिखाया करता था। तो इसके अभिलेख से प्रेरित होकर क्या हुआ था कि अशोक ने अभिलेख लिखाना चालू कर दिया था। लेकिन इसके 4 प्रकार के जो अभिलेख हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और किस भाषा में, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं फटाफट आप लोगों से। तो इनका जो एक पहला अभिलेख था वो ब्राह्मी लिपि में था। ये कहाँ है? ये भारत में पाया गया था। तो अगर अशोक के 4 अभिलेख की हम चर्चा करें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला जो भारत में पाया गया था वो ब्राह्मी लिपि में था। दूसरा पाकिस्तान में पाया गया था तो खरोष्टी लिपि में था। जो पाकिस्तान में पाया गया था वो खरोष्टी लिपि में था। फिर आपका अफगानिस्तान में पाया गया वो अरमाइक लिपि में था। और एक ग्रीक में पाया था, ग्रीक लिपि में था। अभी आप समझ लो कि ये अलग अलग लिपि में क्यों थे, इसके पीछे आप रीजन समझ लो। हालांकि अशोक जो था, अब जैसे आप एग्जांपल लो कि अगर हम हिंदी जानते हैं, ठीक है, और हम कोई भी अभिलेख अपना लिखाते हैं और हम बंगाल चल जाते हैं या किसी अन्य देश में चले जाते हैं, हम इंडिया में रहते हैं तो हम हिंदी जानते हैं, लेकिन बंगाल में जाके हम अगर अपना अभिलेख हिंदी में लिखाते हैं या विदेश में जाके अपना अभिलेख हिंदी में लिखाते हैं तो वहाँ के लोग पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे, है ना। हमको इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। लेकिन वही अभिलेख या वही पत्थर कोई चीज़ हम उनकी भाषा में अपने विचार को उनकी भाषा में जाके लिख देंगे तो वो जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार का जो अशोक के भी अभिलेख थे वो अलग अलग जगहों पे उनकी लिपि होती थी उसके अकॉर्डिंग। तो भारत में जो हमारी लिपि चलती थी वो कौन थी? ब्राह्मी लिपि चलती थी। पाकिस्तान में जो चलती थी वो खरोष्टी लिपि में चलती थी। अफगानिस्तान में जो चलती थी वो अरमाइक लिपि थी, और ग्रीक में चलती थी, ग्रीक लिपि चलती थी। तो इस प्रकार क्या हुआ था, इन्होंने अपने अलग अलग जगह पे अभिलेख लिखाए थे। अब चर्चा करते हैं तो जो आपका जो ये अशोक था, अशोक क्या कहने मतलब था, अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और बहुत ही शांत मिजाज का व्यक्ति था, ठीक है। और इस बहुत ही शांत मिजाज का व्यक्ति था। तो ये भी चाहता था कि जितने भी लोग भारतवर्ष में रहते हैं और ये सब जितने लोग बौद्ध धर्म को अपनाते हैं या यहाँ रहते हैं, ये सब भी क्या है, बहुत ही शांत मिजाज के साथ रहे और अपने धर्म का जो इनका धर्म है उसको अच्छी तरह से अपनाएं, या ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का भेदभाव करें आपस में। फिर अशोक ने अपना एक अधिकारी रखा था, अधिकारी को नियुक्त किया था, वो था रज्जुक। बड़ा फेमस है, अशोक का अधिकारी कौन था? रज्जुक था। और अशोक जो इनकी धम्म नीति थी उसको आगे ले जाना चाहता है। धम्म नीति का मतलब होता है धर्म की नीति पे चलना। और क्या ये चाहते थे जो लोग भारतवर्ष में रहते हैं, हालांकि जानते हो अशोक जो था वो बौद्ध धर्म को मानता था, लेकिन ये नहीं था उसके अंदर जो अन्य लोग जो रहते हैं वो अदर धर्म के लोग जो रहते हैं, अदर ग्रंथ को जो लोग मानते हैं, उसको कभी भी क्या करता था, उसको कभी भी उनके प्रति कभी भी घृणा नहीं करता था। वो सभी धर्म को मानता था, लेकिन इनका जो खुद का धर्म था बौद्ध धर्म था। इसी कारण क्या था, ये धर्म नीति को आगे ले जाना चाहता था। और धर्म नीति का अर्थ होता है धर्म की नीति पर चलना। तो ये चाहता था कि जो भी व्यक्ति अपने ईश्वर या भगवान या अल्लाह या जिसको भी वो मानना है वो पूर्णतः उस चीज़ को माने,
ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मनाए कि तुम मुस्लिम हो, तुम हिंदू हो, तुम ईसाई हो। तुम हर चीज़ को माने और इंसानियत के रास्ते को फॉलो करें। धर्म का मतलब ये नहीं होता कि आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं। धर्म का मतलब ये होता है कि आपकी इंसानियत कैसी है। कोई व्यक्ति अगर भूखा है तो आप उसको खाना खिला रहे हो या नहीं खिला रहे हो। कोई व्यक्ति बुजुर्ग है, वो रोड को क्रॉस कर रहा है, तो ये आप मत देखो। अगर वो बूढ़ा है तो उसका हाथ पकड़ के आप उसको रोड क्रॉस करा दो। क्योंकि आपने देखा होगा बड़े शहरों में, दिल्ली लखनऊ में क्या होता है, जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं बेचारे खड़े रह जाते हैं, रोड क्रॉस नहीं कर पाते हैं। तो ये आपकी इंसानियत है ना, ये आपका धर्म है कि आप लोगों की मदद करें। तो इस चीज़ को अब अशोक चाहता था कि इस चीज़ को भी कोई नोटिस करने वाला हो, वो देखे कि चेक करे कि लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं ये इंसानियत को फॉलो कर रहे हैं या नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो इसी कारण इसने क्या किया, इसी कारण इसने एक अपना मंत्री रखा, एक मंत्री रखा। उस मंत्री का नाम था धम्म महामात्र। धम्म महामात्र को नियुक्त किया। धम्म महामात्र का काम था कि लोगों के धर्म को देखे, लोगों को देखे जो अपनी इंसानियत पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। उस चीज़ को देखने का काम किसको दे दिया था, धम्म महामात्र को दे दिया था। धम्म महामात्र ये इनका मंत्री था। मंत्री को अमात्य भी बोलते हैं, मंत्री को अमात्य भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद इन्होंने जो अशोक के टाइम जो कलिंग में जो लड़ाई हुई थी, युद्ध होता, उसी कारण क्या हुआ था कि कई सारी स्त्रियां मारी गई थी, जिन स्त्रियों का कोई भी युद्ध से कोई लेना देना नहीं था। जिसके कारण इसने क्या किया, अपने ही उसमें क्या किया, एक स्त्रियों के लिए एक अलग सा बोर्ड बना दिया, अलग से संस्थापना बना दी, जाकि स्त्रियों के कोई भी प्रॉब्लम आए या कोई भी दिक्कत आए तो वो सब अपनी जाके इस जगह पे बोल सके। तो उस जगह का नाम क्या होता था, स्त्री महामंत्र। स्त्री महामंत्र, स्त्री महामंत्र, ठीक है। जैसे महिलाएं केंद्र होता है, ऐसे इसने क्या किया, अपने टाइम पे क्या किया था, स्त्री महामंत्र की स्थापना कर दी। अगर महिलाओं को कोई प्रॉब्लम या कोई दिक्कत है, इस कोर्ट में जाके अपनी प्रॉब्लम या दिक्कत को लोगों से कह सकती है, बता सकती है, अपील कर सकती हैं। तो अशोक ने एक स्थापना की थी स्त्रियों के लिए भी, तो वो थी स्त्री महामंत्र। स्त्री महामंत्र वो था स्त्रियों के देख रेख के लिए। स्त्री महामंत्र की स्थापना भी अशोक ने की थी। तो अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए, कलिंग युद्ध का विस्तृत विवरण किस अभिलेख से आपको प्राप्त होता है, तो कौन सा अभिलेख है, वो है हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख। लेकिन ये अशोक का अभिलेख नहीं है, याद रखना। ये अभिलेख जो है ये अशोक का अभिलेख नहीं है। ये किसने बनाया था, तो कलिंग के राजा थे खारवेल, जो कि अभी उड़ीसा में है। कलिंग जो पड़ता है उड़ीसा में। तो कलिंग के राजा जो खारवेल थे, उन्होंने अपने अभिलेख में लिखा है कि जो कलिंग के युद्ध के जो विवरण है या चर्चा है, तो कलिंग के राजा खारवेल ने एक अभिलेख बनाया था। वो अभिलेख था हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख में कलिंग के युद्ध के बारे में चर्चा की गई है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाए फटाफट कि अशोक दूसरे धर्म की तरफ कैसा था, तो अशोक दूसरे धर्म की तरफ साहिष्णु क्या था, वो इसको बोलते हैं, ये पढ़ो आप लोग क्या लिखा हुआ। अशोक क्या दूसरे धर्म की तरफ साहिष्णु था या नहीं था, तो अशोक दूसरे धर्म की तरफ साहिष्णु था। मतलब दूसरे धर्म को भी उतना ही इज्जत सम्मान देता था जितना कि अपने बौद्ध धर्म को इज्जत सम्मान अशोक देता था। अब बचा लास्ट का क्वेश्चन। तो जो ये अशोक के जो अभिलेख थे, इनके अभिलेख को पहली बार किसने पढ़ा था, क्योंकि ये अलग अलग जगह प्राप्त हुए थे। इसके जो अभिषेक के जो अभिलेख थे अच्छी तरह से कौन पढ़ पाया था, तो जेम्स प्रिंसप ने अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी कहानी अब तक मैंने आप लोगों से डिस्कस की है। मौर्य वंश के जो आपके वो क्या थे, जो राजा वंश लाए थे बिंदुसार, इनकी चर्चा की, और बिंदुसार के अंदर हमने अशोक की चर्चा की है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा डिस्कशन, प्लीज़ मेरे चैनल को दूर दूर तक फैलाइए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, क्योंकि मैं भी आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ वीडियो लाने के लिए। एक वीडियो बनाने के पीछे कितनी मेहनत होती है, या आप जब खुद बनाओगे तो आप जानोगे। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।